हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा दीक्षित, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। बच्चों, आज हम 11th क्लास का अर्थशास्त्र का 4th चैप्टर निर्धनता का भाग 1 पढ़ेंगे। बच्चों, स्वतंत्रता के बाद अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि निर्धनता हो गई, ग्रामीण विकास है, बेरोजगारी है और आधारिक संरचना का निर्माण। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं जो अभी भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी हुई हैं। और इसमें अगर हम देखें तो निर्धनता आज भी एक प्रमुख समस्या है और आज भी भारत में 26 करोड़ लोग निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो अध्ययन का टॉपिक है वो निर्धनता। आज के टॉपिक में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे निर्धनता की परिभाषा एवं लक्षण, निर्धनता का वर्गीकरण पढ़ेंगे, निर्धनता रेखा को समझेंगे और निर्धनता को मापने के विभिन्न तरीकों को भी समझेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं निर्धनता है क्या। निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास की भी पूर्ति नहीं कर पाता है। अगर हम देखें तो व्यक्ति के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें क्या हैं जो उसे जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है। उसके अंतर्गत आता है भोजन, उसके बाद आता है वस्त्र, कपड़े उसे पहनने के लिए मिलना चाहिए, खाने के लिए भोजन आवश्यक है, भोजन नहीं मिलेगा तो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा, शरीर ढकने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है और रहने के लिए आवास की आवश्यकता, एक घर की आवश्यकता होती है। तो जो व्यक्ति अपनी इन 3 मौलिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति ना कर पाए, भोजन, वस्त्र और आवास भी उसे ना मिल पाए, उसे हम निर्धन मानते हैं। लेकिन आज के समय में इस अर्थ का और अधिक विकास हुआ है। निर्धनता की अगर हम परिभाषा समझें तो हम इससे थोड़ा सा आगे निकले हैं। निर्धनता में हम उन व्यक्तियों को भी मानते हैं जिन्हें स्वास्थ्य सुविधा ना मिल रही हो, जिन्हें स्वच्छ पानी भी पीने को ना मिल रहा हो, उन्हें भी हम निर्धन की श्रेणी में रखते हैं। क्योंकि जीवन जीने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ रहने का अधिकार है, अच्छा पानी पीने का अधिकार है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं और एक स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी निर्धनता में समाहित हो गई है। अगर व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वच्छ पेयजल प्राप्त नहीं हो रहा है तो वह व्यक्ति निर्धन कहलाएगा। बच्चों, हम यहाँ पे एक चित्र देख रहे हैं जिसके माध्यम से हम निर्धनों की स्थिति को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और समझ सकते हैं कि निर्धनता क्या है। जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं पानी की व्यवस्था, यहाँ पे लोग पानी ले रहे हैं और आसपास गंदा पानी भरा हुआ है और जिस वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं। डायरिया हो गया, मच्छर पनपते हैं जिस कारण डेंगू भी होता है। तो यहाँ पे ये निर्धन व्यक्ति है, इनके पास कोई भी स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है जिसके कारण ये अस्वस्थ होते हैं, बीमार होते हैं। निर्धन प्रायः मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। उनके पास भूमि नहीं होती है या होती है तो बहुत कम होती है। दूसरे के खेतों में मजदूरी करने के लिए ये विवश होते हैं, दूसरे की कंपनियों में, दूसरे की फैक्ट्रियों में या कहीं भी खेतों में ये मजदूरी कर रहे होते हैं और उन्हें उतनी अधिक आय नहीं मिलती है कि जिससे वह अपने जीवन का यापन कर सकें। बहुत ही कम दरों पर ये मजदूरी करते हैं या झोपड़ी में रह रहे हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, इन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं होती। तो बच्चों, आप इस चित्र में देखेंगे एक निर्धनता का पूरा वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो इस आधार पर हम बहुत सारे बिंदुओं का पता लगा सकते हैं कि निर्धनता के प्रमुख तथ्य क्या हैं। हम किन आधार पर निर्धारित करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति निर्धन है। निर्धनता संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे पहले
रोजगार की अनिश्चितता। उसे नहीं पता है उसके पास कितने समय तक रोजगार रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई विशेष योग्यता नहीं होती है जिसके आधार पर वह एक नियमित रोजगार पा सके। तो रोजगार की अनिश्चितता होती है। जैसा कि गांव में देखते हैं कि फसल का कटाई का समय है या बुआई का समय है, तब तो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को काम मिलता है, अन्यथा की स्थिति में वो बेरोजगार रहते हैं। शहरों में भी ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ दिनों के लिए उन्हें किसी फैक्ट्री में काम मिल गया, फिर उसके बाद वो बेरोजगार हो गए। रोजगार की कोई भी निश्चितता नहीं होती है। कच्चे घर, जो भी निर्धन व्यक्ति हैं वो प्रायः कच्चे घरों में रह रहे होते हैं। उनके घर झोपड़ी नुमा होते हैं, जो कि खपरैल और लकड़ी आदि उपले आदि चीज़ों के घर बने हुए होते हैं। उनके पास कोई भी पक्का मकान नहीं होता है, ये कच्चे घरों में रह रहे होते हैं। और जो निर्धन व्यक्ति भूमिहीन होते हैं, इनके पास भूमि का अभाव होता है। अगर होती भी है भूमि तो वह इतनी कम होती है कि वो उससे अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, उनका उससे कोई भी आर्थिक आधार नहीं होता है। बुनियादी शिक्षा से वंचित निर्धन जो हैं वो हमेशा बुनियादी शिक्षा, जो कि प्रारंभिक शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है और अब ये मौलिक अधिकार में भी आ गया है, ये उस शिक्षा से भी बच्चे वंचित रहते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ने की उम्र में कार्य करना पड़ता है। कुपोषित निर्धन व्यक्ति कुपोषण का भी शिकार होता है, क्योंकि उसे पर्याप्त आहार नहीं मिलता है और पोषण के लिए जो अतिरिक्त चीज़ें चाहिए वो तो बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं, जिस कारण निर्धन व्यक्तियों में कुपोषण की भी समस्या देखने को मिलती है, वो कुपोषित होते हैं। मजदूरी करके जीवन यापन करना, निर्धन अपना जीवन कैसे यापन करते हैं? मजदूरी करते हैं। आप बच्चों अपने आसपास के अगर क्षेत्र में देखेंगे तो आपको कोई बिल्डिंग में काम करते हुए मिलेगा, कोई खेतों में काम करते हुए मिलेगा, कोई रेहड़ी वाला है, फेरी वाला है, तो ये क्या करते हैं? मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। ऋणग्रस्तता, जो भी निर्धन जनसंख्या है वो प्रायः ऋणग्रस्त रहती है, क्योंकि उनके पास आय के बहुत कम साधन होते हैं। अधिकांश समय वो बेरोजगार भी हो जाते हैं, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं? प्रायः ऋण लेते हैं, साहूकार से, महाजन से, रिश्तेदारों से प्रायः ऋण लेते हैं और ये ऋणग्रस्त बने रहते हैं। जोखिम भरा हुआ जीवन, इनका जीवन जोखिम से भरा हुआ होता है। जोखिम, अनिश्चितता, उन्हें नहीं पता होता है कि उनके आगे आने वाले समय में क्या होगा। बच्चों, इसका एक उदाहरण आप आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उससे समझ सकते हैं। जैसे कि देश में लॉकडाउन हुआ, कोविड-19 जैसी महामारी फैली, तो जो सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति थे उनके साथ क्या हुआ? उनके पास आने जाने की सुविधाएं नहीं थी, वो पैदल ही निकल दिए, तो उनका जीवन कैसा है? जोखिम से भरा हुआ। उन्हें नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, उनके जीवन में कोई भी सुरक्षा नहीं होती और विशेष रूप से आर्थिक सुरक्षा नहीं होती है। लकड़ी एवं उपलों पर खाना बनाना, अभी भी निर्धन व्यक्ति लकड़ी एवं उपलों पे खाना बनाते हैं। गैस की सुविधा अभी भी उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल रही होगी। और बच्चों, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा कि चूल्हे पे लकड़ी और उपलों पर खाना बन रहा है। स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव, जो भी निर्धन जनसंख्या है उनमें हम स्त्री और पुरुष की असमानता भी देखते हैं, चाहे वो सामाजिक आधार पर हो और चाहे आर्थिक आधार पर हो। असमानता जैसे हम कह सकते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे हैं, लड़कों को पढ़ा रहे हैं। आर्थिक भेदभाव है महिलाओं के साथ, वो कहीं अगर काम कर रही हैं तो उन्हें बहुत कम मजदूरी दर मिलेगी, पुरुषों को ज़्यादा मिलेगी। या घर में भी एक सामाजिक भेदभाव देखने को मिलता है। स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता ना होना, निर्धन वर्ग के पास आज भी स्वच्छ पेयजल नहीं है। जो भी पेयजल उपलब्ध है, जैसे कुएं के माध्यम से, हैंडपंप के माध्यम से, अब ज़रूरी नहीं कि वो स्वच्छ हो सकता कि उसमें खतरनाक रसायन आ गए हों, ऐसी कई चीज़ें आ गई हों जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, परंतु
वो लोग वही पानी पीते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि निर्धन व्यक्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। तो निर्धनता संबंधी ये महत्वपूर्ण तथ्य देखे हमने, जिससे हमें समझ में आता है कि हम किसे निर्धन कहेंगे, जिन्हें जो इन सारे बिंदुओं से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। उनके पास रोज़गार नहीं है, कच्चा घर है, शिक्षा नहीं मिल रही, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, पानी नहीं मिल रहा, तो वो सब गरीब कहलाएंगे। तो बच्चों समझ में आया गरीबी क्या है, हम किन बिंदुओं से कह सकते हैं गरीब है, या गरीबी के लक्षण क्या होते हैं। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम निर्धनता का वर्गीकरण समझेंगे। क्षेत्र के आधार पर निर्धन को दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण निर्धन और शहरी निर्धन। ग्रामीण निर्धन वे हैं जो गांव में निवास कर रहे व्यक्ति हैं और वो निर्धन हैं, जैसे कि खेतों में काम करने वाले मजदूर। ये उनके पास इतनी आय नहीं होती है, इन्हें कभी काम मिलता है कभी काम नहीं मिलता, तो ये निर्धन की श्रेणी में आ जाते हैं, तो वे ग्रामीण निर्धन हैं। शहरी निर्धन हैं शहरों में रहने वाले, और उनके पास भी पर्याप्त काम नहीं है, वो काम कर तो रहे हैं लेकिन उन्हें आय बहुत कम प्राप्त हो रही है, उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त नहीं हो रही है, वे शहरी निर्धन हैं। तो जो निर्धनता का वर्गीकरण है वो क्षेत्र के आधार पर दो भागों में किया गया है, ग्रामीण निर्धनता और शहरी क्षेत्र की निर्धनता। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं निर्धनता रेखा के आधार पर भी निर्धनता का वर्गीकरण किया गया है। इसके लिए आपको इस चित्र को समझना होगा और इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो आप ये काले रंग की रेखा देख रहे हैं, ये हमने एक निर्धनता रेखा दिखाई है। तो इस निर्धनता से रेखा से कुछ जनसंख्या नीचे है और कुछ जनसंख्या इसके ऊपर है। तो जो हम सबसे पहला चित्र देख रहे हैं, तो इसमें जो सारी जनसंख्या है वो निर्धनता रेखा से नीचे है, यानी ये व्यक्ति सदैव ही निर्धन रहे हैं, ये कभी धनी हुए ही नहीं है, ये सदैव निर्धन रहे हैं। जैसे कि खेतों में काम करने वाले मजदूर हो गए, फेरी लगाने वाले लोग हो गए, सब्जी की ठेली लगाने वाले लोग हो गए, मोची हो गए, आपने अपने आसपास बहुत सारे छोटे छोटे काम करते हुए लोगों को देखा होगा जो मुश्किल से आजीविका अर्जन कर पाते हैं, या यो कहें नहीं भी कर पाते हैं। वो अगर आज के लिए कमा लेते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि कल उनके पास आय आएगी, कल का वो खाना खा पाएंगे या नहीं। उसके बाद ये जो दूसरा चित्र देख रहे हैं, इसमें जनसंख्या का कुछ भाग कुछ समय के लिए निर्धनता रेखा से ऊपर गया फिर नीचे आ गया। ये सामान्य तथा निर्धन लोग होते हैं जो निर्धन हैं, लेकिन कभी कभी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, उन्हें कोई अच्छा काम मिल गया कुछ समय के लिए, या उनका जो दुकान है छोटी मोटी किसी काम की वो अच्छी चल गई, तो कुछ समय के लिए वो निर्धनता रेखा से ऊपर भी पहुंच गए, लेकिन फिर अपनी स्थिति में पुनः लौटकर आ गए। तो ये सामान्य लोग या इसमें निर्धन दोनों ही कैटेगरी आ जाती हैं। इसके बाद हम तीसरा चित्र देखते हैं, चक्रीय निर्धनता। इसमें क्या है, जो जनसंख्या है निर्धनों की, ये ऊपर नीचे चक्र की तरह चल रही है, निर्धनता रेखा से ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, तो ये चक्रीय निर्धनता होती है। ये होती है जो लोग कभी बहुत अच्छा काम मिल जाता है, अच्छा व्यापार चलता है तो अच्छी स्थिति आ जाती है, कभी उनके जो भी दुकान है व्यवसाय है उसमें नुकसान हो गया, किसी कारण से नौकरी छूट गई, तो वो निर्धनता की श्रेणी में आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक सुरक्षा बहुत अधिक होती नहीं है। तो जैसे ही काम छूटा या उनकी जो भी दुकानदारी है वो बंद हुई, तो वो निर्धनता में चले जाते हैं, और जैसे ही उन्हें पुनः काम मिला और उनकी दुकान आदि शुरू हुई तो वो निर्धनता रेखा से ऊपर चले जाते हैं। तो ये चक्रीय निर्धनता होती है। तो कुछ व्यक्ति कभी अमीर कभी गरीब ऐसे चक्रीय निर्धनता में चलते रहते हैं। इसके बाद हम जो चौथा चित्र देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं अनियमित निर्धनता। अनियमित निर्धनता में निर्धनता रेखा से ऊपर हैं लोग, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है निर्धनता रेखा से नीचे भी आ जाते हैं। ऐसा कब होता है? ये वो लोग हैं जो निर्धन तो नहीं हैं, लेकिन कभी किसी विशेष कारण से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और वो निर्धनता रेखा से नीचे आ जाते हैं। तो ये कहलाती है अनियमित
निर्धनता। इसके बाद अगले चित्र में हम देख रहे हैं कि सारी जनसंख्या निर्धनता रेखा से ऊपर ही है। ये है धनाढ्य लोग जो कभी भी निर्धन रहे ही नहीं हैं, जिनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है। तो इसमें हमने देखा कि सदैव निर्धन है एक वर्ग, सामान्य तथा निर्धन है, चक्रीय निर्धन है, अनियमित निर्धन है और कुछ जनसंख्या जो कभी निर्धन नहीं हुई। अगर हम इनकी समग्र कोटि यानी कुल इनका देखें कि ये किस कोटि में आते हैं, तो सदैव निर्धन और सामान्य निर्धन होते हैं चिरकालीन निर्धन। चिरकाल का मतलब होता है लंबे समय, जो लंबे समय तक निर्धन रहते आए हैं और आगे भी रहेंगे। चक्रीय निर्धन और अनियमित निर्धन है जो अल्पकालीन निर्धन, जो कभी कभी निर्धन हो गए, किसी विशेष परिस्थितियों के कारण हो गए। और कभी ना निर्धन रहने वाले लोग हैं धनी लोग, गैर निर्धन, जो कभी निर्धन नहीं हुए। तो बच्चों हमें निर्धनता रेखा के आधार पर समझ में आया कि निर्धनता का कितने भागों में बांटा गया है: चिरकालीन निर्धनता, अल्पकालीन निर्धनता और गैर निर्धन। बच्चों अभी हमने निर्धनता का वर्गीकरण पढ़ा, उसमें निर्धनता रेखा के आधार पर निर्धनता का वर्गीकरण समझा। तो हम देखते हैं निर्धनता रेखा क्या है। निर्धनता रेखा धनी एवं निर्धन के बीच विभाजन की रेखा है। हमने एक निर्धनता रेखा बना दी और कहा इससे नीचे आने वाले लोग निर्धन हैं और इससे ऊपर रहने वाले लोग धनी हैं। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने एक रेखा खींची, ये रेखा है, इसके नीचे जितने भी लोग आ रहे हैं ये निर्धन हैं और इसके ऊपर जो भी लोग आ रहे हैं वो धनी हैं। तो निर्धनता रेखा क्या है? एक विभाजन रेखा है, एक कह सकते हैं एक पैमाना है निर्धनता को मापने का। एक निर्धनता रेखा निर्धारित कर दी गई, उसके नीचे जो लोग आएंगे वो निर्धन है, उसके ऊपर जो लोग आएंगे धनी। अब सभी लोग ना तो निर्धन हो सकते हैं पूरी तरह से और ना सभी लोग धनी हो सकते हैं, तो इसमें भी विभाजन होता है। जैसे कुछ निर्धन है, कुछ बहुत ही ज़्यादा निर्धन है, अत्यधिक निर्धन जिन्हें हम कहेंगे, जिनके पास भोजन की भी व्यवस्था ठीक से नहीं है, उन्हें एक दिन खाना मिल गया तो हो सकता है अगले दिन खाना ना मिले, जो अत्यधिक निर्धन होते हैं। एक निर्धन वो होते हैं जो निर्धन तो होते हैं लेकिन उनका जीवन यापन होता रहता है। अब धनी भी सभी लोग नहीं होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग होते हैं, कुछ उच्च मध्यम होते हैं, कुछ धनी होते हैं, कुछ अत्यधिक धनी होते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे हम लोग देखते हैं, अंबानी हो गए, मित्तल हो गए, ये धनाढ्य लोग हैं। तो धनी जब निर्धनता रेखा से ऊपर जाते हैं तो सभी लोग धनी नहीं होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग में आते हैं, कुछ धनी हैं, कुछ हम कह सकते हैं करोड़पति लोग होते हैं, बहुत अधिक धनी होते हैं। तो निर्धनता रेखा क्या है? एक विभाजन रेखा है कि इसके नीचे आने वाले लोग निर्धन हैं और इससे ऊपर आने वाले लोग संपन्न हैं, जो अपनी जीविका का यापन कर पा रहे हैं। अब बच्चों देखते हैं निर्धनता रेखा के निर्धारण की विधियाँ। हमने निर्धनता रेखा समझा। निर्धनता रेखा क्या है? धनी और निर्धन के बीच की विभाजन रेखा, या हम इसे एक पैमाना भी कह सकते हैं जो हमें बताती है कि कितने लोग निर्धन हैं, उससे नीचे आने वाले लोग निर्धन हैं। तो निर्धनता रेखा के निर्धारण की विधि क्या है? हम कैसे निर्धारित करते हैं निर्धनता रेखा? तो आपके जो सिलेबस में है कुछ विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले स्वतंत्रता से पूर्व जो निर्धनता रेखा का आकलन किया था वह दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी ने जो आकलन किया था उसे हम जेल की निर्वाह लागत बोलते हैं। उन्होंने उस समय जेल में जो लोग थे उनकी जो निर्वाह लागत थी, उन्हें जो भोजन दिया जाता था उसके आधार पर अध्ययन किया। उन्हें जो भोजन दिया जाता था उसका उन्होंने बाजार कीमतों पर मूल्यांकन कर जेल की निर्वाह लागत द्वारा निर्धनता रेखा का अध्ययन किया, निर्धनता रेखा का निर्धारण किया। बच्चों जेल में व्यक्ति को बहुत ही साधारण सा खाना मिलेगा, कोई बहुत अच्छा खाना तो नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि उतना भी भोजन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, उतनी भी लागत प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो वो निर्धन है। इसके लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया। उन्होंने कहा कि जीवन निर्वाह के लिए 3/4 लागत की आवश्यकता होती है। अगर 3/4 प्राप्त नहीं हो रही है लागत तो वह व्यक्ति निर्धन है। 3/4 कितना होता है? अगर 100 रुपये हैं, 100 का हम 3/4 देखेंगे तो कितना होगा?
75, यानी 100 रुपये में से अगर एक व्यक्ति को 75 रुपये प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो वह व्यक्ति निर्धन है। तो उन्होंने कहा कि जीवन निर्वाह के लिए 3/4 लागत की आवश्यकता है। अब ये 3/4 लागत कैसे निकली? उन्होंने संपूर्ण जनसंख्या को 2 भागों में बांटा, बच्चे और वयस्क। 1/3 जनसंख्या उन्होंने बच्चों की मानी और 2/3 जनसंख्या वयस्क की, जो कि मिलाकर 1 होती है। तो 1/3 बच्चे हैं, 2/3 वयस्क हैं। अब बच्चों को उन्होंने 2 भागों में बांटा। अगर हम 1/3 को 2 भागों में बांटेंगे तो आएगा 1/6। 1/6। तो उन्होंने कहा बच्चों को 2 भागों में बांट दिया, 1/6, 1/6। या 1/6 वो बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं, शिशु हैं, और 1/6 वो बच्चे हैं जो थोड़े से बड़े हैं। अब उन्होंने कहा कि हमें जो भोजन पे व्यय है वो हमें इनमें देखना है, 1/6 बच्चों में और 2/3 वयस्क में। तो यहाँ पे हम इस तरीके से देख लेंगे कि जो 1/6 शिशु हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनकी भोजन की कोई लागत ही नहीं है, उनका शून्य मान लिया, क्योंकि वो बहुत कम भोजन करते हैं या उन्हें उतनी आवश्यकता नहीं है, तो उसे उन्होंने शून्य माना। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो 1/6 बच्चे बड़े हैं थोड़े से, तो वो बड़ों के बराबर तो भोजन नहीं कर सकते, तो उन्हें कितना भोजन चाहिए? आधा। तो उन्होंने कहा कि जो 1/6 बच्चे हैं वो आधा भोजन करते हैं, 1/2। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जो वयस्क हैं, जो बड़े लोग हैं, प्लस 2/3 जो बड़े लोग हैं, इन्हें कितना भोजन चाहिए? पूरा भोजन चाहिए, एक डाइट चाहिए। तो यहाँ इन्होंने 1 से गुणा किया। तो बच्चों यहाँ से ध्यान से समझना, उन्होंने पूरी जनसंख्या को 2 भागों में बांटा, 1/3 बच्चे हैं, 2/3 वयस्क हैं। 1/3 बच्चों को भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। जब हम 1/3 को 2 भागों में बांटेंगे तो 1/6 और 1/6 आएगा। तो 1/6 बहुत छोटे बच्चे हैं जिनका कोई भोजन का खर्च नहीं है, और 1/6 बड़े बच्चे हैं लेकिन वो आधा भोजन लेते हैं, पूरा भोजन नहीं लेते। तो इसे जब हम फार्मूले के रूप में लेंगे तो 1/6 गुणे 0, क्योंकि ये कोई भी भोजन नहीं ले रहे हैं या इतना कम भोजन ले रहे हैं, इसे 0 मान लिया है। फिर दूसरे जो थोड़े से बड़े 1/6 बच्चे हैं, ये आधा भोजन खाते हैं, तो गुणे 1/2। और इसके बाद जो वयस्क हैं हमारे 2/3, इन्हें पूरा भोजन चाहिए, पूरी डाइट चाहिए, तो 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/6 में 0 का गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 1/6 में जब 1/2 का गुणा होगा तो आएगा 1/12, प्लस 2/3 में 1 का गुणा करेंगे तो 2/3 ही रहेगा, 2/3। तो बच्चों आप लोगों ने 10th में भिन्न पढ़ी होंगी, सभी बच्चों ने पढ़ी होगी। एक बहुत छोटी सी भिन्न के रूप में हमारे सामने फार्मूला सामने आ गया, 1/12 और 2/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 12। तो बच्चों समझ में आ गया? यहाँ हम एलसीएम लेंगे, 12 से 12 को विभाजित किया, 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में किया तो यहाँ पे 1 आएगा, 3 से 12 को विभाजित किया 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 आएगा। यहाँ पे हमें क्या मिला? 1 + 8/12। तो यहाँ पे हम करेंगे 9/12। 9/12 को अगर हम सरल करें तो क्या आएगा? 3 से सरल करें, 3 चौको 12। तो हमें ये निर्वाह लागत क्या मिली? 3/4, जो कि मैंने आपको बताई थी। तो दादा भाई नौरोजी ने ये फार्मूला दिया और उन्होंने कहा कि अगर 3/4 जीवन निर्वाह लागत नहीं मिल रही है तो व्यक्ति निर्धन है। कम से कम जीवन निर्वाह को करने के लिए इतनी लागत की आवश्यकता है। तो यह सिद्धांत सर्वप्रथम भारत में दिया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके बाद बच्चों स्वतंत्रता के बाद कैलोरी द्वारा निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया। योजना आयोग ने 1962 में एक कार्यबल का गठन किया। फिर उसके बाद भी बहुत सारे आयोग बनाए गए जो कि गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए बनाए गए। 1979 में भी बनाया गया, 89 में भी बनाया गया। तो योजना आयोग द्वारा सर्वप्रथम कैलोरी का फार्मूला दिया गया। कैलोरी का मतलब है ऊर्जा। व्यक्ति को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो व्यक्ति को जीवन यापन के लिए ऊर्जा चाहिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो योजना आयोग ने माना
कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा उपभोग करने वाले लोग निर्धन हैं। हम उन्हें निर्धन मानेंगे क्योंकि कम से कम इतनी ऊर्जा की आवश्यकता है व्यक्ति को अपने जीवन को यापन करने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए। इसके बाद प्रति माह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय विधि को अपनाया गया। इसे शॉर्ट में हम MPCE भी बोलते हैं। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में इसी विधि के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। यह फार्मूला 2008 और 9 में आया। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 328 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 454 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग व्यय माना गया कि इतना तो व्यक्ति को आवश्यक है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में 328 और शहरी क्षेत्र में 454 रुपये नहीं मिल रहे हैं तो वह व्यक्ति गरीब है। इसके बाद कई समितियां और बनाई गई। तेंदुलकर समिति आई, रंगराजन समिति आई। 2012 में रंगराजन समिति आई। उसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 972 रुपये तथा शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह आवश्यक है। तो वर्तमान में जो गरीबी निर्धारण का फार्मूला है वो प्रति माह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय विधि है। इस विधि के अनुसार अगर वर्तमान में देखें तो भारत में 28.5% गरीबी है और इस विधि की आलोचना भी की जाती है कि सरकार को अपनी गरीबी के आंकड़े कम दिखाने होते हैं तो सरकार इसमें फेरबदल कर अपने अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग दिखाती है। तो सरकार के ऊपर दबाव होता है, उसे दिखाना होता है कि वह अपने देश में गरीबी कम कर रही है। तो इस विधि की प्रायः आलोचना भी होती है कि इसके अंतर्गत कितने लोग गरीब आएंगे, क्योंकि गरीब में भी विभाजन है। जैसा कि हमने देखा कुछ अत्यधिक गरीब होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। तो क्या सरकार इस विधि द्वारा उन अत्यधिक गरीबों को पहचान पाती है, क्या उन तक सुविधाएं पहुंचा पाती है? तो इस कई आधारों पे इस विधि की आलोचना भी की जाती रही है। इसके अतिरिक्त सरकारी तरीकों को छोड़ के कुछ अन्य तरीके भी निर्धनता मापन के हैं, जैसे सेन सूचकांक, निर्धनता अंतराल सूचकांक और वर्गित निर्धनता अंतराल। और इनकी व्याख्या भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप आगे आने वाले क्लासेस में इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने आज के अपने टॉपिक में गरीबी का अर्थ समझा, गरीबी क्या है, गरीबी का वर्गीकरण समझा, जिसके अंतर्गत हमने ग्रामीण गरीबी, शहरी गरीबी तथा निर्धनता रेखा के आधार पर गरीबी को समझा। और भारत में गरीबी निर्धारण के जो प्रमुख तरीके हैं उन्हें भी समझा, जैसे जेल व्यय लागत, कैलोरी के आधार पर तथा प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग विधि के आधार पर भी हमने निर्धनता को समझा। अगले अध्याय में बच्चों हम आगे के बिंदु समझेंगे, जैसे भारत में गरीबी का प्रतिशत क्या है, कारण क्या है, इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही। तो आज के टॉपिक में जो अभी तक हमने समझा, अब इससे संबंधित हम प्रमुख प्रश्नों का भी अध्ययन कर लेते हैं। इस टॉपिक से संबंधित प्रमुख प्रश्न है, निर्धनता की परिभाषा एवं लक्षण समझाइए। तो आप सबसे पहला प्रश्न करेंगे, आप अपनी नोटबुक पे करेंगे और जिसके लिए आप निर्धनता की परिभाषा बताएंगे। जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया कि जो आधारभूत आवश्यकताएं, सबसे पहले तो भोजन, वस्त्र, आवास पूरे होने चाहिए। उसके बाद शिक्षा, स्वच्छ पानी तथा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं अगर व्यक्ति की पूरी नहीं हो पा रही हैं तो वह व्यक्ति निर्धन है। उसके लक्षण कच्चा मकान में रहना, काम ना मिलना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होना आदि उसके लक्षण हैं, जो कि मैंने आपको प्रारंभ में समझाए। निर्धनता रेखा क्या है तथा निर्धनता रेखा को मापने के तरीके समझाइए। इसमें सबसे पहले तो आप बताएंगे निर्धनता रेखा है क्या। निर्धनता रेखा गरीब को पहचानने के लिए एक मापने का तरीका है, एक मापन विधि है जो गरीब तथा धनी में अंतर करती है। तथा निर्धनता को मापने के तरीके में आप जो 3 तरीके मैंने बताए हैं आप यहाँ पर उन्हें लिखेंगे। तथा निर्धनता का वर्गीकरण, निर्धनता के वर्गीकरण में आप समझाएंगे क्षेत्र के आधार पर शहरी निर्धनता, ग्रामीण निर्धनता
तथा गरीबी रेखा के आधार पर जो निर्धनता मैंने समझाई है, चिरकालीन निर्धनता, अस्थिर निर्धनता या जो कभी निर्धन हुए ही नहीं हैं, तो इन वर्गीकरण को आप समझाएंगे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।